बहुत बड़ा बाबा था, उसको एक्सपोज करने गया था, तुम्हें लड़का होने वाला है। और वो उसका भविष्य कथन बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन बाद में कहता था कि तुम्हारे पेट में, पहले वो कहता था तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ मैंने उसका लड़का कर दिया। लेकिन देवी का व्रत ठीक ढंग से करना। देवी का व्रत अगर तुमने ठीक ढंग से किया तो तुमको बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा। नहीं तो फिर से बेटी बन जाएगी और तुमको बेटी पैदा होगी। अब क्या होता था कि जिनको लड़का पैदा होता था वो सब क्रेडिट बाबा को देते थे, और जिनको बेटी पैदा होती थी वो मानते थे कि देवी का व्रत हमने ठीक ढंग से नहीं किया, कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। हस्तरेखा है, खास कर एजुकेशन की रेखा है, आजकल कैसे दौड़ने लग गई है। 100 साल पहले क्यों नहीं दौड़ती थी, 200 साल पहले तो पूरी सोई थी। ये सब सवाल इसमें से खड़े होते हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ज्योतिष नाम का कोई भी साइंस नहीं है, ये केवल लोगों को ठगने का शास्त्र नमस्कार, है। आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारे साथ आज श्याम मानव जी मौजूद हैं और जिन तथ्यों पर ये अपनी बात रखते हैं, आज हम उन्हीं तथ्यों पर सवाल करने आए हैं कि आज हम 21वीं शताब्दी में मौजूद हैं और आज भी भारत की जनता शिक्षा को कितना महत्व देती है, या फिर जो चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में आजकल जो आई हैं अंधविश्वास को लेकर, या बहुत सारी चीज़ें हैं हस्तरेखा को लेकर, अंगूठियां लोगों का पहनना या बाबाओं का मानना, या सारी चीज़ें जो चमत्कार हैं उनको किस प्रकार से देखना, वो जितना जितना आगे बढ़ती जा रही हैं उतना ही शिक्षा को पीछे छोड़ते हम जा रहे हैं। जो हम विकास की बात करते हैं, जो हम भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बताने की बात करते हैं, क्या अगर हम इसी रास्ते पर अग्रसर रहते हैं तो क्या हम वाकई ही उस काल्पनिक चीज़ को सत्य में परिवर्तित कर पाएंगे या नहीं? इन्हीं सारे सवालों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सर, इस ज्योतिर्विद्या जो चली हुई है, हस्तरेखा देखने वाली जो चीज़ है, जो बाबा अपनी, आप कह सकते हैं कि दुकान खोलकर उन्होंने रखी है और जो भोली-भाली जनता है उनको पागल बनाने का काम किया जा रहा है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता इनके झांसे में आ जाती है, उनको कैसे संदेश देना चाहेंगे कि वो इन सब चीज़ों से दूर हटें? पूरे दुनिया में ग्रहगोल तारों का जो अभ्यास चलता था उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता था, उसको गणित का भी अभ्यास कहा जाता था। ये पूरे दुनिया में सिचुएशन रही है, क्योंकि पहले हमको ऐसा लगता था कि ये जो ग्रहगोल तारे हैं उनका मानवीय जीवन पर परिणाम होता है, और उनका अभ्यास भी इसीलिए किया गया था। पहले तो सबसे पहले इसका अभ्यास इसलिए हुआ कि हम अगर समुद्र में प्रवास करते हैं तो हमको दिशा निश्चित करने के लिए सूरज और चांद उपलब्ध नहीं रहता है रात को, तो ऐसी अवस्था में भी हम अपने आप का दिशा तय कर सके, इसलिए वो अभ्यास शुरू हुआ। सेम बात जहाँ पर बड़े पैमाने पर रेगिस्तान होते हैं वहाँ भी इसी अभ्यास की आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे ये कल्पना बढ़ती गई कि इसका मानवीय जीवन पर परिणाम होता है, और ये कल्पना काफ़ी सालों तक हमारे मन में बनी रही, और उसको हम फिर एस्ट्रोलॉजी पहले कहते थे, ज्योतिर्विद्या कहते थे। तो पहले के ज़माने में हर ज्योतिर्विद जो होता है तो लोगों का भविष्य भी बताता था। ये परंपरा 16वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक चलते रही। यानी गैलीलियो इतने बड़े एस्ट्रोनॉमर आज हम मानते हैं, खगोल शास्त्री मानते हैं, वे भी खुद लोगों की कुंडलियाँ लगाते थे। कोपरनिकस लगाते थे, ब्रूनो लगाते थे। ये तीनों ने पहली बार 16वीं शताब्दी में ये बात कही कि सूरज और पृथ्वी का रिश्ता क्या है। पहले माना जाता था कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, मध्य भाग में है, और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये कल्पना को नकारने वाले इस 2000 सालों में ये पहले रहे। उसके पहले हालांकि भारत में आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी के आखिरी में ये बात कही थी कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी गोल है, लेकिन उनकी बात तब नकारी गई। वे भी खुद लोगों की कुंडलियां लगाते थे, भविष्य बताते थे। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने कुंडली बताई थी ड्यूक ऑफ फर्डिनांड की, क्योंकि वो बीमार थे। उन्होंने कुंडली का अभ्यास किया। गैलीलियो बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने कहा ये आदमी दीर्घकाल जिएगा। और ड्यूक फर्डिनांड गैलीलियो ने कहने के बाद 15 दिन के अंदर मर गए। तो सब पूरे यूरोप को शॉक लगा कि गैलीलियो कैसे गलत हो गए, जिंदा थे तब वो। और फिर उनके वो कुंडली का और उनके भविष्य कथन का बार बार अभ्यास आगे होता रहा, और 18वीं शताब्दी तक ये जो ग्रहगोल तारों का अभ्यास करने वाले लोग हैं उनको तब उस जमाने में एस्ट्रोलॉजर ही कहा जाता था, ज्योतिर्विदी कहा जाता था। तो वो ये निष्कर्ष तक पहुंचे कि ये ग्रहगोल तारों का अभ्यास होता है, वो बात सही है, वो साइंस है।
लेकिन उसके आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है, राशि के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर कुंडली लगाकर जो भविष्य कथन किया जाता है, उनके जीवन के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है, वो सच नहीं है। और 20वीं शताब्दी में यह सिचुएशन क्रिएट हुई कि अगर कोई भी ज्योतिर्विद जो ग्रहगोल तारों का अभ्यास करता है, जिसको आज के ज़माने में हम खगोल शास्त्री कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कुंडली लगाकर लोगों का भविष्य बताता है तो उसको नकारा जाता है, उसको साइंटिस्ट नहीं माना जाता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉमर भविष्य बताता है, कुंडली लगाता है, तो इसको एस्ट्रोनॉमी का जो क्लब होता है उसकी सदस्यता नहीं मिलती है। ये नॉर्म पूरे दुनिया में पैदा हुआ। और साइंस में, फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स सिखाया जाता है, एस्ट्रोनॉमी विषय सिखाया जाता है, और एस्ट्रोलॉजी को ये साइंस नहीं है इसलिए नकार दिया गया है। तो आज जिसे हम ज्योतिर्विद्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी भविष्य कथन कहते हैं, ग्रहगोलों के तारों के आधार पर, राशि के आधार पर, जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर, वो साइंस नहीं है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। उसके आधार पर हमारे जीवन में घटित होता है ऐसा हम मानते हैं, उसको कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है। पूरे दुनिया के साइंस ने इसको नकार दिया है। पूरे दुनिया के 186 साइंटिस्ट साथ में आए, उन्होंने एक पत्र निकाला, ये 1975 की बात है, ह्यूमैनिस्ट नाम के जर्नल में ये छपा। उसमें पूरे दुनिया के 19 नोबेल प्राइज विनर्स है, उसमें भारत के एक सी चंद्रशेखर भी है जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनकी भी उस पर सही है। और उन्होंने कहा कि ये ज्योतिष विद्या जिसको हम कहते हैं, जो भविष्य कथन करती है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इंसान के जीवन पर कोई भी ग्रहगोल तारों का परिणाम नहीं होता है। और आगे उन्होंने कहा है कि जो ज्योतिष भविष्य कथन करते हैं वो सभी के सभी चार्लटन्स है, यानी ठग है, और इन ठगों से हमने सावधान रहना चाहिए। और उसी को फिर आगे चलकर प्राइज घोषित हुआ कि अगर सही माने में कोई भविष्य 90% के ऊपर करेक्ट बता पाता है तो उसको 1 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। और वो आज हमारी संस्था का 30 लाख का वो प्राइज है कि कोई भी कुंडली के आधार पर, जन्म के आधार पर, यानी जन्म समय के आधार पर, जन्म समय और जन्म स्थल के आधार पर कुंडली बनाई जाती है, उसके आधार पर, या फिर हस्तरेखा के आधार पर, जिसको हस्त सामुद्रिक पामेस्ट्री कहा जाता है, इसके आधार पर अगर 90% करेक्ट भविष्य बताएगा तो उसको सीधा सीधा ये 30 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा। तब वो 1 लाख रुपए का डिक्लेयर किया था इंटरनेशनली ये प्राइज़। तो ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हमारा भविष्य पहले से कथन नहीं होता है। फिर आपके और मेरे जीवन में जो सच चीज़ें साबित होती है उसका क्या? आपके और मेरे जीवन में सब चीज़ें जो होती है वो बहुत कॉमन होती है। आपके और मेरे हर एक के जीवन में बच्चे पैदा होते हैं, शादी होती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, हम कुछ पढ़ाई करते हैं, हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें पैदा होती है। ये जो ज्योतिष कथन करने वाले लोग होते हैं, ये जो कुछ बातें कहते हैं उसमें से कुछ बातें सच निकलती है, कुछ बातें झूठी निकलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं नैनोद नाम का एक इंदौर के पास में गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाबा था, उसको एक्सपोज करने गया था। वो हर स्त्री को कहता था कि तुम्हारे पेट में तुम्हें लड़का होने वाला है, और वो उसका भविष्य कथन बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन बाद में कहता था कि तुम्हारे पेट में, पहले वो कहता था तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ मैंने उसका लड़का कर दिया। लेकिन देवी का व्रत ठीक ढंग से करना, देवी का व्रत अगर तुमने ठीक ढंग से किया तो तुमको बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा, नहीं तो फिर से बेटी बन जाएगी और तुमको बेटी पैदा होगी। अब क्या होता था कि जिनको लड़का पैदा होता था वो सब क्रेडिट बाबा को देते थे, और जिनको बेटी पैदा होती थी वो मानते थे कि देवी का व्रत हमने ठीक ढंग से नहीं किया, कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। क्योंकि स्त्रियों को बच्चा होता है तो 2 ही चीजें होती है ना, एक लड़का होता है, लड़की होती है, तीसरी तो कोई चीज होना संभव नहीं है। अगर 100 स्त्रियों को वो कहेगा कि तुमको लड़का होना होगा तो उसमें से 50 स्त्रियों को लड़का होने की गुंजाइश है। बाबा को जैसे ही लड़का होता है तो वो क्रेडिट मिल जाता है
वो औरत एक व्यक्ति को नहीं कहती, पूरे समाज में जब भी उसका बच्चे का पैदा होने के बाद में जो भी प्रोग्राम होता है, उसके बाद में सारे समाज को पता चलता है कि अमुक बाई को लड़का हुआ, बाबा ने कहा था लड़का हुआ, बराबर लड़का हुआ, और सब जगह ये बात फैल जाती है। यानी जिन 50 स्त्रियों को लड़का होता है वो इतनी बाबा की प्रसिद्धि करते हैं कि फिर 5000 स्त्रियां फिर बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए चली आती है। और जिन 50 स्त्रियों को शायद लड़की होती है वो मानती है कि मेरी गलती है, मैंने बाबा का व्रत ठीक ढंग से नहीं किया, इसलिए मेरा नहीं फला। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यह टिक्कम टोला शास्त्र है। इसको संस्कृत में काकतालीय न्याय ऐसा भी कहा जाता है कि कौवा यानी टहनी पर बैठ रहा है, झाड़ के टहनी पर, और वो टूट गई। ये जो घटना हुई उस ढंग का काकतालीय न्याय इसको कहा जाता है। इसका काफ़ी अध्ययन हुआ लॉजिक शास्त्र में, और उसमें से हमको पता चला कि अगर 100 अंक है तो 100 अंक में ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसा काम करती है। कम से कम 30 तक ये सच रह सकती है, मैक्सिमम 70 तक सच रह सकती है। थोड़ा आसान करने के लिए मैं बताऊंगा कि मेरे ज़माने में हमको ऐसे सवाल पूछे जाते थे हमारे स्कूलों में, हो या ना टिक मार्क करो, येस और नो। गाय को 4 पैर होते, घोड़े को 2 सींग होते, येस और नो टिक मार्क करो। आजकल ऐसे सवाल नहीं होते हैं, उस जमाने में हमारे रहते थे। मुझे 100 मार्क का एक पेपर दिया गया, 100 सवाल है। मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, मैंने कोई अभ्यास ही नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और सारे के सारे हाँ टिक मार्क करूं तो क्या होगा। हो सकता है इस 100 सवालों में 50 सवाल मेरे करेक्ट निकले, मुझे 50% मार्क मिल जाए। हो सकता है कम से कम 30% सच निकले तो मुझे 30% मार्क मिल जाए, तो थोड़ा ग्रेस लेकर मैं बाउंड्री पास हो जाऊं। और यह भी हो सकता है कि मेरे 70% सवाल करेक्ट निकले। तो लॉ प्रोबेबिलिटी जब अंक छोटा होता है, 100 का होता है, तो उसमें 30 से लेकर 70% तक फ्लक्चुएट होती है। इसलिए ज्योतिषी जब आपका भविष्य कथन करता है और प्रोबेबल चीजें कहता है आपके जीवन में जो घट सकती है, वो किसी पुरुष को कहेगा कि तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा होगा तो यह असंभव है, दिस इज नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल यानी क्या, जो हमारे जीवन में घट सकती है, ऐसी घटनाओं का जब वो वर्णन करता है और आपको भविष्य कथन करता है, तो उसमें से 30% से लेकर तो 70% तक बातें सच होना, ये लॉ प्रोबेबिलिटी के कारण पॉसिबल है। उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको आपके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, 0 पता होता है। जैसा मुझे ये 100 मार्क का पेपर छुड़ाते वक्त मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, इसके बावजूद मुझे 30 से 70% मार्क मिलते हैं, उसी तरह ये ज्योतिष को भी मार्क मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में भविष्य कथन का काम किया है। मेरा खाने पीने का, हमारे कॉलेज जीवन का पूरा खर्चा मेरे ग्रुप का उसमें से निकलता था, क्योंकि उन दिनों में मेरा इस पर विश्वास था। मैं बहुत अंदर से एक प्रामाणिक मोड का व्यक्ति हूँ। जब मेरे ध्यान में आया कि अभ्यास कर कर अपन जो बोलते हैं उस कथन से ज़्यादा चेहरा देखकर बोलते हैं वो ज़्यादा करेक्ट निकलता है। क्योंकि जैसा अभी कुछ दिन पहले आप मरते मरते बचे, ऐसा बोलते ही सामने के चेहरे पर से मुझे पता चलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। नहीं, वो आने वाली थी आपत्ति आपके जीवन में, लेकिन आपके माता के ग्रह इतने ताकतवर है कि उस कारण वो आपत्ति टल गई। आपके नज़दीक में ही एक्सीडेंट हुआ और आप उसमें बच गए। अब ऐसा कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में होता ही है कि नज़दीक में एक्सीडेंट हो गया, मैं 5 मिनट बाद वहाँ पहुँचा, फिर मेरे दिमाग में आता है कि मैं 5 मिनट पहले पहुँचता तो शायद मैं भी मर जाता। तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है। तो ये चेहरे पर से हमको पता चलता है। मैं धीरे धीरे वो टेक्निक मैंने आत्मसात किया था कि सामने के व्यक्ति के एक आधी लड़की सुंदर रहे। अभी मैं कॉलेज के जीवन में ये सब कर रहा था, एमए जब कर रहा था तब की बात। तो एक आधी लड़की सुंदर है, वो भविष्य पूछने के लिए आई, तो ध्यान में ही आता है कि इसके पीछे बहुत लड़के लगते हैं। हमारे ज़माने में लड़के लड़के ईजिली बात नहीं करते थे एक दूसरे के साथ में। तुम्हारे पीछे बहुत लड़के लगते हैं, एक लड़का तुमको बहुत ही तकलीफ देता है, तुमको अच्छा भी लगता है, उसका चेहरा देख के अपना भविष्य बताना सीधे सीधे बदलते रहता है। क्योंकि चेहरे पर से बराबर, आम व्यक्ति तो अपने चेहरे पर से भाव व्यक्त करता ही है ना। मेरे जैसा व्यक्ति जाएगा, ट्रेंड रहेगा, तो चेहरे पर से बिल्कुल विरुद्ध भाव देगा ताकि वो सामने का ज्योतिषी ठगा जाए। मेरे बारे में सभी ज्योतिषी क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि उनके सब टेक्निक्स में जानता हूँ। आज तक कोई भी ज्योतिषी आज तक मेरे सामने टिक नहीं पाया।
कभी भी ठीक ढंग से भविष्य कथन नहीं कर पाया। एक अकेला रमाकांत नाम का एक ज्योतिषी था, उसकी बहुत बड़ी मुंबई में एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट थी, उसका नासिक में ये प्रोग्राम हुआ बड़ा, उसको आह्वान स्वीकारना पड़ा, वो आह्वान स्वीकारने को आया, उसका दावा था मैं 90% करेक्ट बोलूँगा, हमने 10 कुंडलियाँ उसको दी थी और वो 32.5 समथिंग करेक्ट कह पाया। कोई भी भविष्य करेक्ट नहीं कह पाता है अगर हमको टेक्निक का पता है, और लॉ प्रोबेबिलिटी के हम जगह नहीं देंगे। मेरा सीधा टेक्निक है कि आपको जिन सवालों के जवाब पहले से मालूम है ऐसे सवाल पूछिए। आपकी शादी हो गई तो ज्योतिष को पूछिए मुझे मेरी शादी कब होगी। आपको मेडिकल में प्रवेश ऑलरेडी मिल गया है तो मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊंगा, ये सवाल पूछो। बराबर ज्योतिषी क्या कहता है आपको पता चल जाएगा कि इसको कुछ समझता नहीं है, कुंडली के आधार पर कुछ समझता नहीं, हस्तरेखा के आधार पर कुछ समझता है। अब कुंडली के पीछे कम से कम लोग साइंस है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ग्रह गोलोक ये साइंस का विषय है। हस्त सामुद्रिक के आधार पर तो कोई साइंस नाम की चीज़ ही नहीं। मैं तो आह्वान देते आया हूँ। मेरे सिंपल 2 आह्वान हैं। इस देश में शूद्रों को गए 2000 सालों में पढ़ाई का अधिकार नहीं था, और इस देश में ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले आने के पहले, रमाबाई आने के पहले, यानी मैं पंडित की बात कर रहा हूँ, वो पहली पढ़ी हुई स्त्रियां हैं हमारे समाज की। ये स्त्रियां आने के पहले हमारे समाज में कम से कम 2000 सालों तक स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ज्योतिषी हमारी आज की रेखा देखकर हमको शिक्षण कितना है बताते हैं, एजुकेशन कितना है बताते हैं। तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, तो हमारे देश में शूद्रों के हाथ पर जो शिक्षा की लकीरें थी वो 2000 साल सोई थी क्या? हमारे देश में जो स्त्रियों के हाथ पर शिक्षा की लकीरें थी वो 2000 साल सोई थी क्या? वो सावित्रीबाई फुले आई, उसने कोशिश की, और आजकल फिर गए 200-150 सालों में, खास कर गए 150 सालों में स्त्रियों की हाथ की लकीरें धीरे धीरे चलने लगी, और आजकल तो एकदम दौड़ने लगी, और इतनी ज़्यादा दौड़ने लगी कि लड़कों से भी ज़्यादा दौड़ती है। ये क्या प्रकार है? फिर मैं जाहिर एक आह्वान देता हूँ कि भाई जो करोड़पति होता है, धन रेखा होती है ना, तो आप पहले ज्योतिषियों को आह्वान होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। मैं ज्योतिष सम्मेलनों को यह आह्वान देते गया हूँ। ज्योतिषियों की अधिकृत संगठना होती है, जैसे महाराष्ट्र में अखिल भारतीय ज्योतिष संगठन है, उसको मैं ये आह्वान देते आया हूँ हमेशा कि भाई आप पहले एक बार तय करो कि कैसी धन रेखा होने के बाद में इंसान करोड़पति होता है, उसकी आप मुझे स्केच दे दो। आपकी जिम्मेदारी, हम एक ही जगह पर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुंबई में जो हीरा व्यवसायियों का बाजार है वहां जाएंगे। करोड़पति की सभी वो जो आपने तय की है वो रेखाएं उन करोड़पतियों के हाथ में आपको बतानी है, और उन्हीं दुकानों में हमालों का काम करने वाले लोगों के हाथों पर वही धन रेखाएं बताने का काम मेरा है। चलो आइए, ये आह्वान आप स्वीकारेंगे जी। तो ये भी आह्वान आज तक स्वीकार नहीं पाया है। हाँ। तो बेसिकली आपका भविष्य नाम की कोई चीज पहले से तय नहीं होती है। कोई भी दुनिया का भविष्यवेत्ता आपका भविष्य कह नहीं सकता है, वो केवल टिक्कम टोला आपको कहता है। जैसा मैंने कहा कि मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन हाँ या ना 2 ही चांसेस है, तो मैं चांस फैक्टर का उपयोग कर सकता हूँ। हाँ टिक मार कर सकता हूँ, या फिर ना टिक मार कर सकता हूँ। ये लॉ प्रोबेबिलिटी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है इसमें जिसका फ़ायदा उठाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सजेशन देना। उदाहरण के तौर पर मेरी पत्रिका में, मेरा तो पूरा घर ही ज्योतिष को बहुत मानने वाला था। मेरी पत्रिका में लिखा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो बचपन से मेरे दिमाग में तू इंजीनियर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। हमारे ज़माने में 9वीं क्लास से मैथमेटिक्स ग्रुप्स अलग होता था, बायोलॉजी ग्रुप अलग होता था। तो मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं मैथमेटिक्स ग्रुप ही लूँगा। फ़र्क इतना ही हुआ कि हमारे ज़माने में बीएससी पार्ट 1 होने के बाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल को जाते थे। तो बीएससी पार्ट 1 होने तक मुझे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिले, मैं इंजीनियरिंग में आसानी से जा सकता था। लेकिन तब तक मेरा दिमाग इतना बदल गया था और मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है साइंस विषय में, ये मेरे ध्यान में आया था। तो मैंने अपना रिवोल्ट किया और मैं नहीं गया, क्योंकि मैं रिवोल्ट करने वाला था, मेरे पिताजी और माताजी के सभी विचारों के खिलाफ खड़ा होने वाला था। मेरा एक भाई और एक बहन, दोनों के कुंडली में लिखा था वो डॉक्टर बनेंगे।
और उस जमाने में केवल मेडिकल जो होते थे वो केवल गवर्नमेंट मेडिकल होते थे, बहुत मर्यादित सीट होती थी। वे दोनों गवर्नमेंट मेडिकल में उनको प्रवेश पाए, इतने मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन दोनों डॉक्टर बने, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में ठूसा था तुम डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। दोनों ने होम्योपैथी कंप्लीट किया। मेरे भाई ने कुछ साल तक कॉलेज में पढ़ाया भी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की। एक बहन ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो बचपन से जो दिमाग में डाला है, कुंडली में लिखा है, पत्रिका में लिखा है कि आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बने ही। कहने का मतलब ऐसा होता है कि हमारे भविष्य कथन के कारण हमारे पूरे जीवन का एक डायरेक्शन सजेस्ट किया जाता है, उस दिशा में हम जाने अनजाने में चलने का प्रयास करते हैं, और इस कारण भी काफ़ी बातें सच होती है। ये इसलिए सच नहीं होती कि वो सच होती है, वो इसलिए सच होती है कि हमारे दिमाग में होता है कि होने ही वाला है, होने ही वाला है, मैं उस दिशा में जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा ना, डॉक्टर बनने का मतलब तो पहले वो था ना कि MBBS करे कम से कम तो डॉक्टर बने। उन्होंने होम्योपैथी का एजुकेशन पूरा किया, DHMS किया, लेकिन डॉक्टर बने। मैंने नहीं किया, जबकि मुझे मार्क्स भी मिले थे, एडमिशन भी इजीली मिल सकती थी। मेरे मामा एडमिशन करने के लिए भी गए थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं करना था, मैं रिवोल्ट करने वाला व्यक्ति। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपके जीवन की दिशा भी तय की जाती है इसके कारण, और इस कारण ये दो चीज़ें, साइकोलॉजिकल और पहला जो मैंने कहा लॉ प्रोबेबिलिटी, इस कारण काफ़ी परसेंट तक 50-60-70% तक चीज़ें सच होती है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हम बहुत ही रैशनली अगर इनको जांचें तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये भविष्य कथन कुछ नहीं होता है। सीधी बात है, एक सवाल मैं केवल खड़ा करता हूँ। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तब हमारा एवरेज आयुर्मान था भारतीय लोगों का, वो 29 ईयर्स था। गए 70 सालों में, 75 सालों में हमारी जिंदगी में जो भी हुआ, अच्छा बुरा, जनसंख्या इतनी बड़ी कि हम 30-40 करोड़ से लेकर आज 140 करोड़ तक पहुंचे हैं। सब कुछ बदलाव हुए। गांव गांव में मेडिकल्स हुए क्या? नहीं हुए। हमारे यहाँ की आरोग्य व्यवस्था बहुत अच्छी है क्या? नहीं है। इसके बावजूद जो कुछ साइंस ने प्रगति की, तो आज हमारे एवरेज भारतीय के आयुर्मान हो गया है 60 साल के ऊपर, 68, 69 हुआ है। 38 से हम 69 तक पहुंचे। ये जो बदलाव आया वो कैसे आया है? पहले के लोग जल्दी मरते थे, अब के लोग ज्यादा जिंदा रहने लग गए हैं। ये कैसा? अगर मृत्यु पहले से तय होता है तो ये बदलाव कैसे हुआ? सादे सादे सवाल। स्त्रियों के हस्तरेखाएं, खास कर एजुकेशन की रेखाएं आजकल कैसे दौड़ने लग गई है? 100 साल पहले क्यों नहीं दौड़ती थी? 200 साल पहले तो पूरी सोई थी। ये सब सवाल इसमें से खड़े होते हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ज्योतिष नाम का कोई भी साइंस नहीं है। ये केवल लोगों को ठगने का शास्त्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। जो भी डाउट्स रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि शिक्षा बेशक इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा को तवज्जो ना देकर जो लोग इन सब चीज़ों में मानने लग जाते हैं, कर्म करे बिना जो लोग इस फल को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अगर उनके पास जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे सम्मेलन में जाते हैं और इतनी भारी संख्या देखकर ये सवाल उठता है कि भारत देश किस ओर जा रहा है। जनता के मुद्दे आप तक इसी प्रकार पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।